देखो, पिछला क्लास में हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। सॉलिड सॉल्यूशन हम लोग देखा कि बहुत तरह का हो सकता है। सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूशनल भी दो तरह का हो सकता है। ऑर्डर और डिफरेंस। तो सॉलिड सॉल्यूशन जो है, इंटरस्टिशियल केसेस में जनरली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सर ये चार सॉल्यूट जो है, हर सॉल्यूट जो है तुम्हारा जनरली इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन होता है। लेकिन जिसका एटॉमिक साइज सेम है वो हम लोग सब्स्टिट्यूशनल में डील करते हैं। और सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूम-रोदरिज रूल। तो ह्यूम-रोदरिज का जो रूल था उसमें जनरली 4 पॉइंट दिया गया था। सबसे पहला पॉइंट क्या था? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट क्या था? रिलेटिव साइज, तीसरा पॉइंट क्या था? केमिकल अफिनिटी, और चौथा पॉइंट था रिलेटिव वेलोसिटी। यही था। तो इसमें से हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर लिए थे और रिलेटिव साइज फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर लिए। तो जो रिलेटिव साइज फैक्टर है, दिस शुड बी बिटवीन 8% टू 15%। 8 से 15% तक रहेगा तो दैट विल, ये अच्छा है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ये होना चाहिए क्या? सेम। केमिकल अफिनिटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस काम होना चाहिए। इट शुड बी लेसर। रिलेटिव वैलेंस फैक्टर, रिलेटिव वैलेंस फैक्टर को कैसे समझ सकते हैं? तो आप लोग वैलेंसी तो पढ़े हैं, हर एलिमेंट का अपना अपना वैलेंसी होगा, है कि नहीं? कॉपर का अपना वैलेंसी है, एफी का अपना वैलेंसी है, कार्बन का अपना वैलेंसी है, सबका अपना अपना वैलेंसी है। तो रिलेटिव वैलेंस फैक्टर क्या बोलता है कि जिस मेटल का वैलेंसी ज्यादा है, जिस मेटल का वैलेंसी ज्यादा है, ठीक है, वो लोअर वैलेंस वाले को कम डिसॉल्व कर सकता है। या तो तुम ऐसा समझो कि जिसका वैलेंसी लो है वो सॉल्वेंट है, और जिसका वैलेंसी हाई है वो जनरली सॉल्यूट है। ठीक है। यस सर। इसका एक एग्जांपल है,
एल्युमिनियम निकेल सिस्टम। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? बोलो। कितना है? निकेल कहाँ लाई करता है? 28। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना है? इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3। निकेल का वैलेंसी कितना निकल है? का 28 ना होगा, 58 नहीं भैया, 28। 28 है भैया निकल का एटॉमिक नंबर। सॉरी, यहाँ 5 लिखा गया। 28। 13 FCC 3, 28 FCC 2। तो देखो, अभी यहाँ पे रिलेटिव वैलेंस फैक्टर का मतलब ये है कि अगर हम सपोज दैट एल्युमिनियम निकेल सिस्टम बना रहे हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू फॉर्म द एल्युमिनियम निकेल का एलॉय, तो इसमें कौन सा सॉल्यूट होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट तो चलो ठीक है, ये डिसाइड हो गया, लेकिन रिलेटिव वैलेंस फैक्टर से ये बताया जा रहा है ना, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट उसमें कितना परसेंट डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितना है, उससे ज्यादा वो सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे कि वाटर और शुगर को मिक्सचर ले लो, अगर हम वाटर और शुगर को मिलाते हैं, तो वाटर शुगर मिक्स होते होते एक सैचुरेशन लिमिट तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अब वो सैचुरेशन लिमिट के बाद क्या फर्दर शुगर मिलाने से क्या शुगर वाटर में घुलेगा? नो, नहीं घुलेगा। नहीं घुलेगा। तो उसी तरीका से जब हम एलॉय का भी फॉर्मेशन करते हैं, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, जो तुम मेटल को एक दूसरे के साथ मिक्सअप करने जा रहे हो, उसका भी एक मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। वो सॉल्युबिलिटी लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगा, उसके बाद फिर तुम्हारा वो जो है सॉल्युबिलिटी लिमिट को जैसे ही आप क्रॉस करोगे, फिर वो फर्दर मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी है, पहला रूल फॉलो किया कि चलो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। दूसरा रूल क्या था कि इसका एटॉमिक जो साइज है उसका रेंज 8 से 15 के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों का अगर तुम देखेगा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, अगर हम इसको साइज रेंज करें तो ये हायर लिमिट पे ही है, 14% के आसपास आता है, और ये एफसीसी है। तो उसका सॉल्युबिलिटी मतलब बताता है कि कौन किसमें कितना सॉल्युबल है। जैसे कि यहाँ पे तुमको बताया गया, हम यहाँ पे लिखे हैं ये जो कि जिसका वैलेंसी लो एटॉमिक रहेगा वो सॉल्वेंट है। क्या बोल रहे हो? एटॉमिक साइज का जो अब तुम देखते हैं 18 से 15, वो डिफरेंस देखते 8 हैं से एटॉमिक 15 नंबर सॉरी। का। हाँ, 8 से 15 वो डिफरेंस नहीं, देखते हैं एटॉमिक एटॉमिक नंबर नंबर का। का डिफरेंस नहीं देखते हैं, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक साइज कम है, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है। तो इस बेसिस पे भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमको एटॉमिक रेडियस तो सबका पता नहीं है ना। एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस नहीं पता है, निकेल का एटॉमिक रेडियस नहीं पता है। अगर हम बोले कॉपर जिंक, तो कॉपर जिंक पीरियोडिक टेबल में दोनों आसपास है, दोनों का एटॉमिक नंबर आसपास है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि दोनों का साइज कहीं ना कहीं क्या होगा, सेम हो सकता है। इसमें हम इसलिए बताया 14% के आसपास, क्योंकि ये दोनों फर्दर अपार्ट है, एक का 13 है, एक का 28 है। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली दोनों का साइज में काफी डिफरेंस होगा, क्योंकि ये डी एलिमेंट में आ गया, ये अभी भी ऐसे पी के रूप में ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इसमें डिफरेंस होगा। तो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एटॉमिक साइज का डिफरेंस एक रिस्पेक्टिव लेकर बता सकते हैं, क्योंकि हमको एटॉमिक रेडियस तो पता नहीं है।
तो एल्यूमिनियम है, निकेल है। तो निकेल जो है हेलो ये मैक्सिमम, हाँ बोलिए। भैया, पिछला वाला थोड़ा रिपीट कर सकते हैं क्या? थोड़ा नेटवर्क इशू था भैया। क्या रिपीट करना है? जैसे कि आपने यहाँ पे बताया ना, सोएबिलिटी के बाद जैसे बताया, ये कोई क्वेश्चन पूछे थे कि 13, 8 और 15 के बीच में जो था, उसके बाद थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। उसका क्वेश्चन ये था कि ये जो 8 से 15 है, दिस इज द एटॉमिक साइज, लेकिन हम यहाँ पे 14% बताया एटॉमिक नंबर को देख के। तो उसका क्वेश्चन ये था कि हम एटॉमिक नंबर को देख के एटॉमिक साइज कैसे बता पा रहे हैं, मतलब ये क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हम इसको हम क्या बोले कि एज ए जनरल हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई एप्लीकेशन के साथ बता रहे हैं, एक जनरल डेटा दे रहे हैं हम। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर कम है तो उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसका एटॉमिक रेडियस उतना बढ़ते जाएगा, एटम का साइज उतना बड़ा होते जाएगा। तो उस बेसिस पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपस में रिलेटिव है। इस कारण से हम उसको देख करके हम ये भी बता सकते हैं कि हाँ, उसका एटॉमिक साइज का जो रेंज होगा वो इससे इसके बीच में हो सकता है। तो ये मैक्सिमम रेंज में चला गया है, ठीक है, इसी कारण से तुम्हारा ऐसा हो रहा है। तो एल्यूमिनियम निकेल सिस्टम का मतलब क्या है ना, हम तुमको ये भी बताया कि सॉल्युबिलिटी जो है वो मैक्सिमम कुछ परसेंटेज तक ही सॉल्युबल है। ऐसा नहीं है कि हम 100% एक दोनों में मिल जाएगा, कुछ परसेंटेज उसमें सॉल्युबल हो सकता है, कुछ परसेंटेज इसमें सॉल्युबल हो सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोअर वैलेंसी वाला एलिमेंट है, लोअर वैलेंसी इसमें कौन था, निकेल था कि एल्यूमिनियम था? निकल। तो जब हम निकेल को सॉल्वेंट बना रहे हैं तो ये 5% एल्यूमिनियम को डिसॉल्व कर ले रहा है अपने अंदर। लेकिन जब हम एल्यूमिनियम को सॉल्वेंट बना रहे हैं तो ये 0 पॉइंट समथिंग ले रहा था, 0.04% निकेल को ही डिसॉल्व कर पा रहा है। जब हम एल्यूमिनियम को सॉल्वेंट लिए, जब हम निकेल को सॉल्वेंट लिए, निकेल को सॉल्वेंट लेते समय जब एल्यूमिनियम था ये सॉल्यूट है, तो देखो सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी जो है वो 5% है। बट जब एल्यूमिनियम को तुम सॉल्वेंट ले रहे हो तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, अपने आप घट गया। तो इससे हमको ये पता चला, रिलेटिव वैलेंस फैक्टर हमको यही बताता है कि जितना लोअर वैलेंसी वाला एलिमेंट रहेगा वो अपने से हायर वैलेंसी वाले एलिमेंट को ज्यादा डिसॉल्व करता है। ठीक है, इसका एक बेसिक सा एग्जांपल Fe और C भी ले सकते हैं। FeC में वैलेंसी किसका ज्यादा है? सी का। C का वैलेंसी ज्यादा है, Fe का वैलेंसी कम है। तो लोअर वैलेंस वाला जो एलिमेंट है, लोअर वैलेंस वाला एलिमेंट है अपने अंदर में इसको डिसॉल्व कर लेगा। इसका मतलब है कि इसको हम सॉल्वेंट बनाएंगे और ये तुम्हारा सॉल्यूट बनेगा। इसीलिए इन जनरल यहाँ पे ये बताया गया, रिलेटिव वैलेंस फैक्टर यही बताता है कि जो लोअर वैलेंसी वाला एलिमेंट है वो हायर वैलेंसी वाले एलिमेंट को अपने अंदर क्या करता है, सॉल्युबल करता है। रिलेटिव वैलेंस फैक्टर से हमको यही पता चलता है। ठीक है, रिलेटिव वैलेंस फैक्टर से हमको क्या पता चलता है कि जो लोअर वैलेंस वाला एलिमेंट है वो जो है हायर वैलेंस वाले एलिमेंट के साथ तुम्हारा अच्छा सॉल्युबिलिटी देता है। ठीक है, बट हायर वैलेंस वाला एलिमेंट जो है, अगर हम उसमें लोअर वैलेंस वाला एलिमेंट को मिलाने के लिए जाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी घट जाता है, जैसे कि इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड निकेल। एल्यूमिनियम निकेल के केस में अगर आप एल्यूमिनियम को सॉल्वेंट बना दोगे तो निकेल का सॉल्युबिलिटी 0.04 हो जाएगा, और अगर आप निकेल को सॉल्वेंट बना दोगे तो एल्यूमिनियम का सॉल्युबिलिटी 5% तक जा सकता है। सॉल्युबिलिटी का मतलब तो समझ में आया ना, जैसे वाटर शुगर में होता है, एकदम कंप्लीट मिक्सिंग। एक सैचुरेशन लिमिट के बाद फर्दर सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ परसेंटेज ही सॉल्युबल हो पाता है, कुछ परसेंटेज ही सॉल्युबल हो पाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया है रिलेटिव वैलेंस फैक्टर में कि लोअर वैलेंस वाला एलिमेंट जो है वो ज्यादा अच्छा सॉल्युबिलिटी शो करता है। उसके बाद कल के क्लास में एक और पॉइंट था,
केमिकल एफिनिटी। भैया सुनो, एक डाउट है भैया। जैसे कि बोलिए आपने ना। पिछला में बताया एल्यूमिनियम, और जैसे कि पिछला में बताया एल्यूमिनियम और निकल का कि इसका 14% सोलिबिलिटी होता है, बट हम कैसे कंफर्म कब हो जाए कि बताया इसका 14? कब 14% ही है? 14 कब बताया? ये आप बताए ना 14% होता है, जैसे मान के चलिए आप बताएं कि 8 से 15 के बीच इसका ये होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, हम्म, तो वो हम कैसे पता ये कर लें कि एटॉमिक इसके साइज उसमें फैक्टर है। एटॉमिक साइज फैक्टर है। हाँ, तो वो हम कैसे पता कर लें कि इसका एटॉमिक साइज फैक्टर ये 8 से 15 ही होना चाहिए? इसको पता करने का बेसिक सा रीजन है, अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर आस पास है तो वो 8 के पास रहेगा एटॉमिक साइज का डिफरेंस। अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली 15 के आसपास रहेगा। ये हम ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं बता सकते कि 8 से 15 के बीच में है, तो हमको उसके लिए एटॉमिक रेडियस दोनों का पता रहना चाहिए, तब जाके हम बता सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस 8 से 15 के बीच में। अगर हमको एटॉमिक रेडियस नहीं पता है, जो कि किसी को भी मतलब कि नॉर्मली किसी को पता नहीं रहता है, अगर हमको पता करना है तो तुमको रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जैसे तुम हाइड्रोजन का 1 और हीलियम का 2 करके याद किया था, उस तरीके से याद करना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस। तो इसीलिए हम लोग ऑन एन एवरेज बेसिकली मान लेते हैं कि तुम्हारा अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ज्यादा है तो वो 15 के पास जाएगा, और अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कम है तो वो 8 के पास रहेगा। क्लियर हो गया भैया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आना चाहिए था कि 15 के ऊपर जाने से क्या होता है। अगर एटॉमिक सोलिबिलिटी नंबर का एटॉमिक साइज का डिफरेंस 15 से ऊपर हो गया तब क्या होगा? सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज नहीं होगा। ये जो 8 से 15 बता रहा है, ये 4 किसके लिए बताया जा रहा है? मतलब इतना साइज डिफरेंट होना चाहिए दो मेटल को सोलिबिलिटी मतलब करने में। नहीं, ये जो साइज डिफरेंस है दिस इज फॉर व्हाट? हिमरोद्रीज के रूल में है ना, तो हिमरोद्री का रूल किसको किसके लिए एप्लीकेबल है? हिमरोद्री रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो भैया अगर आईएसएस तुम्हारा के लिए भी होता है 15% 59%। किसके लिए? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में भी 59% रहता है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए तो नहीं है भाई। हिमरोद्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सब्स्टिट्यूशनल इंटरनेट में सॉलिड कहीं ना सॉल्यूशन। कहीं देखे तो भूमरोत्री रूल बताया था। नहीं, अभी तक तो जैसा मेरे को पता है उसके हिसाब से हिमरोद्री रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल के लिए कोई रूल नहीं है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए कोई रूल नहीं है। वही अगर 8 से कम हो गया तो फिर वो इंटरस्टिशियल बनने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है, और अगर वो 15 से ऊपर चला गया, 15 से ऊपर जाने का मतलब है कि फिर सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब कि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा आइटम एक उसका दूसरे को। हाँ, उसका इंटरस्टिशियल में मतलब ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा फिर। इंटरस्टिशियल नहीं वॉइड बोलेंगे, मतलब उसका लैटिस लैटिस में लैटिस मतलब साइट। वॉइड में। हाँ, वॉइड लैटिस में। इसको लैटिस साइट बोलते हैं। ये जगह पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा अगर वो 8 से 15 के रेंज में नहीं रहेगा। तो अगर 15 से ऊपर चला गया तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, जो कि इस लैटिस साइट को हटा करके रिलीज सब्स्टिट्यूट कर रहा था, जिसके कारण से सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर 8 के नीचे में अगर कोई रिलेटिव साइज तुमको मिल रहा है तो फिर वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, बल्कि उसका वो जो इंटरस्टिशियल साइट्स है, यानी कि जो वैकेंट स्पेस है, वहां पे जाकर बैठ जाएगा, और वहां पे फिर वो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बना सकता है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे रूल बताया गया है कि 8 से 15 का रेंज जो है वो बेसिकली माना जाता है। 8 से 15 के बीच में रहने से सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब क्या? सब्स्टिट्यूट करेगा एक दूसरे को। अगर 8 के नीचे है तो फिर वो इंटरस्टिशियल बनाने का चांसेस है, और अगर 15 के ऊपर चला जाएगा तो ना तो इंटरस्टिशियल बनेगा ना तो सब्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर वो सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन के लिए एटॉमिक साइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तुम जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ज्यादा लोगे, तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन बनने का प्रोबेबिलिटी उतना कम हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे केमिकल एफिनिटी भी बोला जा रहा है।
केमिकल एफिनिटी क्या होता है तो अभी समझ में आया ना, 8 से 15, 15 से उधर जाएगा तो क्या होगा, 8 से इधर जाएगा तो क्या होगा। जी भैया जी। 8 के 15 में ही रहना है, ठीक है, 8 के 15 में रहेगा तभी सब्स्टिट्यूशन होगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। वैलेंसी के लिए बताया मैंने, लोअर वैलेंसी वाला ज्यादा सॉल्युबल है, तो लो वैलेंसी वाला को हम लोग सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं जनरली। अगर तुमको सॉरी, हाँ वो हो गया। उसके बाद केमिकल एफिनिटी का कल हम बता रहा था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। केमिकल एफिनिटी मतलब कि दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन करने का टेंडेंसी। तो जितना ज्यादा केमिकल एफिनिटी होगा सॉलिड सॉल्यूशन उतना ज्यादा नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि केमिकल एफिनिटी जो है वो कम होना चाहिए। जितना कम होगा केमिकल एफिनिटी उतना अच्छा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो केमिकल एफिनिटी कैसे कम होगा, तो हमको कोशिश करना है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट आसपास है उसी को लेकर के सॉलिड सॉल्यूशन बनाए। तुम पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट से जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे उसके बीच में केमिकल एफिनिटी उतना बढ़ते रहेगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन करने का टेंडेंसी उतना बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो केमिकल एफिनिटी जो है वो कम रहना चाहिए। अगर केमिकल एफिनिटी ज्यादा होने लगेगा, केमिकल एफिनिटी ज्यादा होने लगेगा, या केमिकल एफिनिटी एफिनिटी ज्यादा कैसे होगा, जब तुम एक एलिमेंट लेगा, मान के सपोज दैट मैंने एक एलिमेंट लिया कॉपर और एक एलिमेंट लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 13 है और कॉपर का कितना है, 29। 29। 29 है, 29 है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग इसका अगर साइज फैक्टर देखेगा तो किसके तरफ रहेगा, मोर और लेस 15 के पास रहेगा कि 8 के पास रहेगा। 15। एटॉमिक साइज फैक्टर किसके पास रहेगा, 15 के पास रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है तुमको। 15, हाँ। तो जितना ज्यादा तुम पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस लेकर चलोगे, जैसे ये 13 और ये 29 है, तो इसमें डिफरेंस काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें क्या हो सकता है, केमिकल एफिनिटी अच्छा होगा। केमिकल एफिनिटी कम अच्छा होगा। तो अगर केमिकल एफिनिटी अच्छा होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा क्या, नहीं। नहीं। सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन को उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करेगा। इसीलिए तुम लोग देखा होगा कि एल्यूमिनियम और निकेल दोनों के बीच में जब सॉलिड सॉल्यूशन बना तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितना गया, 5% गया ना। वही इन द केस ऑफ कॉपर और जिंक, दोनों एक दूसरे में लगभग लगभग ऑलमोस्ट सॉल्युबल रहता है, 70-30 का रेशियो भी चल जाता है, 70% तक सॉल्युबल है। तो इस तरीका से हम लोग बता सकते हैं कि जितना ज्यादा तुम्हारा पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस रहेगा एलॉय का फॉर्मेशन करने के लिए, सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन में उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। उसके पीछे का दो रीजन हो जाता है, पहला तो तुम्हारा केमिकल एफिनिटी और दूसरा तुम्हारा साइज। एटॉमिक साइज फैक्टर ज्यादा होने लगेगा और केमिकल एफिनिटी ज्यादा होने लगेगा। तो केमिकल एफिनिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्शन मिलेगा। तो एल्यूमिनियम कॉपर के केस में क्या होता है, केमिकल एफिनिटी ज्यादा हो जाता है और एटॉमिक साइज भी तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 के आसपास पहुंच जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है कि ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बन करके कभी कभी इंटरमीडिएट फेज बन जाता है। तो इंटरमीडिएट फेज क्या होता है, तो इंटरमीडिएट जैसा कि नाम बताया जा रहा है, इंटरमीडिएट यानी कि बीच का फेज। तो किसका बीच का फेज, केमिकल कंपाउंड और सॉलिड सॉल्यूशन। ना तो वो केमिकल कंपाउंड रहेगा ना तो वो सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा, वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट फेज। जब केमिकल एफिनिटी ज्यादा होता है
तो इसके बीच का सॉल्युबिलिटी जो होता है ना वो लिमिटेड हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। जैसे धीरे धीरे कम होते चला गया, जैसे तुमको बताया एल्यूमिनियम निकेल सिस्टम में, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कितना चला गया था, 5% तक चला गया था। तो जैसे जैसे तुम इसको और दूर करते जाओगे उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, और जैसे कि निकेल 28 था, मैंने एक और ज्यादा ले लिया, कॉपर कर दिया, तो इसका 29 हो गया, तो इसका सॉल्युबिलिटी और घट जाएगा। तो फिर इस कारण से क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि वो तुम्हारा इंटरमीडिएट फेज का फॉर्मेशन करेगा, जो कि सॉलिड सॉल्यूशन जैसा नहीं रहेगा। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंप्लीट होमोजेनिटी रहता है, होमोजेनियस तुमको सॉल्यूशन मिलता है, और वो सॉल्यूशन नहीं मिल करके तुमको इंटरमीडिएट फेज एक मिलेगा, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट फेज के नाम से जानते हैं। तो इंटरमीडिएट फेज जो होता है वो तुम्हारा जनरली उसका एक रीजन होता है जो कि केमिकल कंपाउंड और सॉलिड सॉल्यूशन के बीच का फेज होता है, उसी को हम लोग इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। और ये इंटरमीडिएट फेज बनने का चांसेस कब ज्यादा है, जब उसका केमिकल एफिनिटी ज्यादा होगा। केमिकल एफिनिटी कब ज्यादा होगा, जब ये दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इसका कुछ कुछ एग्जांपल्स है जो कि हम लोग देखते हैं। इंटरमीडिएट फेज का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैग्नीशियम MgSn। मैग्नीशियम का देखो कितना है, 12 है, और एसएन का कितना है, 50 50 है। 50 50। काफी ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो इस तरीका से तुम्हारा जो है इंटरमीडिएट फेज फॉर्म होता है। तो इंटरमीडिएट फेज जो होता है ना वो दो तरीका का हो सकता है। पहला जो है उसको बोलते हैं दो तरह का इंटरमीडिएट फेज होता है। इंटरमीडिएट फेज को हम लोग इंटरमेटालिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, केमिकल कंपाउंड इज डिफरेंट, एलॉय इज डिफरेंट। केमिकल कंपाउंड और एलॉय के बीच का जो कंपाउंड रहता है इसको बोलते हैं इंटरमेटालिक कंपाउंड। इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो जब हम लोग फेज डायग्राम आगे पढ़ने स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद हम लोग और इंटरमीडिएट फेज के बारे में जानेंगे कि इंटरमीडिएट फेज और कैसे फॉर्म करते हैं। तो अभी इंटरमीडिएट फेज के लिए इतना ही बता रहे हैं जो कि सफिशियंट है। उसके बाद जब हम लोग फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट फेज में और उसमें जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को ये पता चल गया कि एलॉय किसको बोलते हैं। हम लोग को ये पता चल गया कि एलॉय जो है वो एक तरह का सॉलिड सॉल्यूशन है। हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग जनरली जिस एलॉय के बारे में बात करेंगे वो कैसा होगा, सब्स्टिट्यूशनल होगा। हम लोग को ये पता चल गया कि अगर कोई एलॉय सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है तो वो कौन सा रूल को फॉलो किया होगा, हिमरुद्री। हिमरोदरी रूल्स को फॉलो किया गया होगा।
हिमरोद्रीज रूल का 4 फैक्टर है, जो कि हम लोग को पता चल गया कि ये 4 फैक्टर है। ये 4 फैक्टर को हम लोग को याद रखना है। पहला क्या है? एटॉमिक साइज फैक्टर, दूसरा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर, तीसरा है केमिकल एफिनिटी फैक्टर और चौथा है रिलेटिव वैलेंसी फैक्टर। ये चारों फैक्टर फॉलो करेंगे तो हमको सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है ना कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन जो हम लोग बना रहे हैं, अब वो बनाने के दरमिया किस किस तरीका का उसमें चेंजेस आ रहा है। जैसे सपोज मैंने कॉपर जिंक बनाया, कॉपर जिंक को जब आपस में मिला रहा हूं तो इसको मिला दिया, ये अभी लिक्विड स्टेट में है। जब ये लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो इसमें क्या आ रहा है और कौन से कंपोजिशन पे क्या हो रहा है, ये हमको स्टडी करना। सपोज दैट एक तरफ हम मान के चलो कॉपर 100% ले रहे हैं, एक तरफ जिंक अगर 0% है, तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है इसमें क्या है, जनरली क्या रहेगा? कॉपर। कॉपर रहेगा। उसका प्रॉपर्टी कैसा रहेगा? टोटली पूरा कॉपर के कॉपर के जैसा जैसा। रहेगा। कॉपर का जो स्ट्रेंथ है, कॉपर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कॉपर का जो भी है, जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, सब कॉपर के जैसा रहेगा। लेकिन सपोज अगर हम ये Zn के जगह पे 10 कर दिया, तो फिर क्या होगा? इसका प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज हो होगा। जाएगा। Cu 100% है, सॉरी, अब Cu जो है वो 100% से यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या किए हम, Cu को 90 किया, Zn को 10 किया, तब इसमें हम चेक किया कि इसमें क्या चेंजेस हो रहा है। उसी तरीका से फिर Cu को 80 किया, फिर Zn को स्टार्टिंग में किस स्टेज में था? लिक्विड स्टेट में था, क्योंकि दोनों को अगर हमको मिक्सिंग करना है तो वी कैन मिक्स दीज टू इन ओनली इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में जब हमें दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा कि ये नीचे जाएगा। मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद Cu जब 90% था और Zn जब 10% था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा कि नहीं होगा? जी भैया। सपोज दैट Cu का मेल्टिंग पॉइंट 1083 है, Zn का मेल्टिंग पॉइंट 420 है। जब तुमने 90% Cu लिया और Zn 10% लिया, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट चेंज होकर सपोज दैट 800 900 के आसपास पहुंच गया। उसी तरीका से जब हम Cu 80% किए और Zn 20% किए, तो फिर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा वेरी किया। उसी तरीका से फिर जब हम 70% किया और 30% किया, तो उस समय भी तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट वेरी किया। और हर केसेस में क्या है कि तुम्हारा सॉल्युबिलिटी जो है, जो तुमको हम बताया कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी एक कुछ अमाउंट तक ही सॉल्युबल रह पाता है, कंप्लीट सॉल्युबल जो है वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा मेटल है वो बाहर फेंक देता है। तो वो उसके बारे में हमको स्टडी करना है। उसके बारे में जो हम लोग स्टडी कर पाएंगे ना, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल इन फेज डायग्राम। तो आज के क्लास से हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेज डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। फेज डायग्राम का 2-3 नाम है। फेज डायग्राम को हम लोग इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं। फेज डायग्राम को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम भी बोलते हैं। तो चाहे फेज डायग्राम बोलो, चाहे इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम बोलो, सबका मतलब सेम है। ठीक है। जो कि जनरली किसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ये पूरे चीज में? एलॉय का स्टडी करते हैं कि वो एलॉय कैसा बिहेवियर शो करेगा इस परसेंटेज पे, किसी पर्टिकुलर परसेंटेज पे वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, इसके बारे में स्टडी दिस इन फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम जो, तो ये एक तरह का डायग्राम है। तो इस फेज डायग्राम में जो हम लोग बनाएंगे ना, इस फेज डायग्राम में 2 एक्सिस होगा। एलॉय का स्टडी कैसे कर रहा है? 2 एक्सिस रहेगा। एक एक्सिस को बोलेंगे एक्स और एक एक्सिस को क्या बोलेंगे? वाई। तो बताओ, वाई वाले, एक्स वाले को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं ना, और वाई वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो वाई वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस में हम लोग टेम्परेचर दिखाएंगे, और जो एक्स वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस में हम लोग कंपोजिशन दिखाएंगे।
अगर कोई डायग्राम तुमको दिखे, अगर उस डायग्राम में वाई एक्सिस में टेम्परेचर दिखा रहा है और एक्स एक्सिस में कंपोजिशन दिखा रहा है, तो इसका मतलब तुमको समझ जाना है कि ये डायग्राम क्या है, फेज डायग्राम। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है? बता रहे हैं, बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल किस वर्ड से मिलकर बना होगा? कॉन्स्टिट्यूट से। तो कॉन्स्टिट्यूट के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, इसी कारण से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम बोल रहे हैं। और भैया इक्विलिब्रियम का तो कोई रिलेशन ही नहीं है फेज या कॉन्स्टिट्यूशनल से। हाँ, बोल सकता है इक्विलिब्रियम का कोई रिलेशन नहीं है, फेस का भी कोई रिलेशन नहीं है, सब आपस में अलग अलग है। लेकिन डायग्राम के हेल्प से हम लोग सबके बारे में स्टडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट के बारे में स्टडी कर रहे हैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्राम। जो डायग्राम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में दिखाता है, इसीलिए उसको इक्विलिब्रियम डायग्राम। और जो डायग्राम है उसमें किसी पर्टिकुलर स्टेट में तुमको फेस भी दिखा दे रहा है, इसीलिए फेस डायग्राम। तो बेसिकली ये फेमस हुआ है फेस डायग्राम के नाम से। इसका अदर नाम भी है इक्विलिब्रियम और कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये डायग्राम एक्चुअली होता क्या है? तो सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले तो ये बता सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम के बारे में सभी को पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होता है? लोअर एनर्जी लेवल में जो रहता है, मतलब भैया किसी भी सिस्टम का एक्सटर्नल कोई अफेक्ट ना हो करे, मतलब बैलेंस कंडीशन में रहना चाहिए। मतलब न्यूट्रल है, बैलेंस है, ऑब्सोलेट है। किसी से कोई रिएक्शन नहीं करना, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई झगड़ा झंझट नहीं करना, तब हम उसको बोलेंगे एकदम न्यूक्लियर इक्विलिब्रियम है। कोई आदमी स्टेबल कब होता है? जो लोअर अगर हम लोअर बोले कि एनर्जी लेवल में रहता है भैया। भैया आदमी स्टेबल होता ही अबे नहीं है भैया। आदमी, आदमी के बारे में बात कर रहा भाई। कोई आदमी स्टेबल कब होगा? जब उसके पास अच्छा नौकरी होगा, उसके पास घर होगा, उसके पास गाड़ी होगा, उसके पास बंगला होगा, उसके पास सब कुछ आ गया, दुनिया का हर एक चीज उसके पास आ गया। अब उसके पास और पाने के लिए कुछ नहीं है, तो उस केस में वो बंदा स्टेबल होता है। तो वो स्टेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो दैट स्टेबल वर्ड जो है ना, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? एवरीवन इज कीप मूविंग, ठीक है। सब लोग को कुछ ना कुछ चाहिए, और चाहिए और चाहिए। अंबानी इतना अमीर बन गया फिर भी वो पीछे पड़ा हुआ है और कि हमको और पैसा कमाना है। तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आता है। लेकिन एलिमेंट के केस में ना ये स्टेबिलिटी वर्ड बहुत ही जल्दी आ जाता है। ठीक है, एलिमेंट को जैसे सपोज दैट सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन खुला हुआ घूम रहा था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दान में दे दिया, आयनिक बॉन्ड बना लिया। 2 8 1 था, इसका 2 8 7 था। दोनों आपस में रिएक्शन कर गया, NaCl बना दिया। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, NS1 या Cl-1 या Cl? NaCl भैया स्टेबल है भैया। भी क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो गया, ये अब फर्दर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे सिर्फ Na, तो Na कैन रिएक्ट विथ एनीबॉडी, मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन करने का पावर रखता है, जब तक उसका एक एलिमेंट को रिलीज कोई ना कर दे तब तक। तो ये जो स्टेबल स्टेट में आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि अब और फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, अनलेस और अनटिल इसको हम अलग से बाहर से कोई छेड़खानी करे ना। अब NaCl को हम बोलेंगे भाई अलग से हम तुमको हीट देंगे, भाई अलग से हम तुमको पानी देंगे, अलग से हम तुमको चाय देंगे, तब तो फिर इसको तुम हुड़पेच करेगा, तो फिर वो जाके रिएक्शन तो करेगा ही करेगा। इसीलिए जब तक हम उसमें किसी भी तरह का कुछ अलग से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे,
तब तक वो जो एलिमेंट जो ये कंपाउंड बना है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो दैट इज स्टेबल, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इसी को बेस मानते हुए हम लोग इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ते हैं। फेज डायग्राम में हम लोग इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम डायग्राम का मतलब होता है उस पॉइंट पे वो जो चीज है ना, वो एकदम कंप्लीटली इक्विलिब्रियम है, मतलब कि वो फर्दर किसी भी चीज से और रिएक्शन नहीं करेगा, उस स्टेट में उसका वही चीज है। सपोज दैट, एक सेकंड पे मैसेज आ रहा है यार, कौन मैसेज कर रहा है, कौन है यार ये? क्लास करेंगे, ठीक है। देखो, तो इक्विलिब्रियम, इसका बेसिक सा एग्जांपल तुम लोग का डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है। तो कोई भी एक बंदा बता क्या है बेसिक एग्जांपल। कोई भी एक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल बताओ जो तुम लोग को लगता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट है। पेंडुलम। पेंडुलम? पेंडुलम तो भाई मूव करते 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 लास्ट में वो स्टेडी स्टेट में आता है। तो जो उसका लास्ट में जो स्टेडी स्टेट में आया, दैट इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और कोई मतलब सबसे लास्ट जहां पे वो फर्दर मोशन नहीं करेगा, उस स्टेट को बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट। जब तक वो मोशन कर रहा है तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। स्टेट का मतलब है कि अपना सारा एनर्जी लूज कर देना, किसी से भी कोई रिएक्शन नहीं करना। जैसे कि Na प्लस एनर्जी था, लेकिन जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये Na के साथ किसी और के साथ एक कंपाउंड बनाया, और ये फिर फर्दर और रिएक्शन नहीं कर पा रहा, इसका एनर्जी खत्म हो गया, कंप्लीटली लॉस इस एनर्जी। स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब अब खत्म, अब समाप्त, और कुछ नहीं, तो इक्विलिब्रियम उसको बोला जाता है। जैसे कि ठंडा पानी का बोतल को तुम लोग घर का सेल्फ पे रख दो, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम देखेगा कि बोतल का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ मैच कर गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। लेकिन जब तक बोतल से टेम्परेचर डाउन हो रहा था, तब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं था, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर लूज कर रहा था। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग एक टर्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे, फेज। जैसे इक्विलिब्रियम डायग्राम तो बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताया, लेकिन फेज डायग्राम में फेज का मतलब क्या होता है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि फेज का मतलब क्या होता है फेज डायग्राम में? व्हाट डज इट मीन फेज? सर फेज मतलब स्टेट ही होता है। रॉबिन थोड़ा सा लाउडली बोलो यार, आवाज नहीं आती है। फेज मतलब क्या बोला मेरा दोस्त? सर फेज मतलब स्टेट हो गया। फेज मतलब स्टेट? कौन सा स्टेट? सॉलिड, लिक्विड, गैस? यस सर। और बाकी कोई बताओ, विनोद, फेज मतलब क्या होता है? भैया इन केमिस्ट्री फेज, भैया जो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, या मैकेनिकल सेपरेबल हो, या केमिकली कुछ, ये कंपोजिशन भी डिफरेंट रहा तो अलग फेज आता है। फिजिकल स्टेट अगर डिफरेंट रहा तो अलग फेज हुआ। क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी अगर डिफरेंट हो गया किसी एलिमेंट का तो वो भी एक अलग फेज हो गया। क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तो अलग फेज हुआ, स्टेट चेंज हुआ तो अलग फेज हुआ, और क्या हो सकता है? कंपोजिशन भी भैया चेंज होगा तो वो अलग फेज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी। कंपोजिशन चेंज होगा तो अलग फेज होगा। ऑस्टेनाइट का कंपोजिशन 2.1% तक रहता है, और वो 0% से स्टार्ट होता है। 0% कार्बन से लेकर 2.1% कार्बन तक ऑस्टेनाइट स्टेबल है। तो इसमें कंपोजिशन चेंज कहाँ हुआ बिटवीन 0 से 2.1%?
भैया बट अल्फा और उसका बात करेंगे तो होगा ना चेंज। तो बहुत ही ये जो फेज वर्ड है ना, बहुत ही खतरनाक वर्ड है। फेज, इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट स्टेट। ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट स्टेट का मतलब होता है कि हम फेज कब बोलेंगे कि वो फेज डिफरेंट स्टेट में, जब उसका स्टेट तुमको दिख रहा है कि वो डिस्टिंक्ट स्टेट है। जैसे कि पहला तो हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरा हो गया जब तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट कि योर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैज चेंज, तो उस केस में भी तुम्हारा क्या बोलेगा कि फेज चेंज हुआ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को हम लोग सेम फेज में रखते हैं, और जैसे ही उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, मतलब हम लोग बोल देंगे कि उसका फेज चेंज हुआ। सपोज दैट कि अगर डेंसिटी चेंज हुआ, अचानक से डेंसिटी 2 था और अचानक से 4 हो गया, मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, फेज चेंज हुआ। सपोज दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ तो उसको भी बोलेंगे फेज चेंज हुआ। सपोज दैट बीसीसी था, अचानक से एफसीसी हो गया, एफसीसी था, अचानक से एचसीपी हो गया, यहाँ पे भी फेज चेंज हुआ। सपोज दैट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के कारण अगर उसका स्टेट में चेंज हुआ, स्टेट डिस्टिंक्ट हो गया पहले के कंपैरिजन में, कुछ प्रॉपर्टी वेरी किया, उसको भी हम लोग बोलेंगे फेज। ठीक है, तो जब हम लोग मटेरियल स्टेट से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, जब हम लोग लिक्विड से solidification। सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं मटेरियल को, ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सॉलिडिफिकेशन। कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन। हाँ। तो जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो इसमें क्या होता है, लिक्विड फेज जो होता है, लिक्विड फेज सबसे ऊपर में क्या रहेगा, अभी मान के चलो तुम्हारा एक हम लैडल लिए हैं, सपोज दैट एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तुमने दो एलिमेंट को मिक्स किया, दो एलिमेंट को मैंने मिक्स किया, ए और बी, दोनों ही, दोनों को मिक्स किया है। मिक्स करने का मेरा मोटो था कि हमको क्या बनाना था, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिक्स किया, इसका मतलब है कि अभी स्टार्टिंग में कौन से फेज में रहेगा, ये स्टार्टिंग ये रहेगा लिक्विड फेज में। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस लिक्विड को, जैसे जैसे हम लोग इस लिक्विड को सॉलिड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्टेट में था, और जैसे जैसे हम लोग इस लिक्विड को सॉलिड में ट्रांस, सबसे पहले तो इसके अंदर से क्या रिलीज होगा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट रिलीज हो रहा है, तो जब लेटेंट हीट रिलीज होगा तो उस स्टेट में जो मटेरियल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम बन रहा है, तो देखो, तुम लोग को इससे पहले हम कूलिंग कर्व थोड़ा सा पढ़ाए थे। कूलिंग कर्व में बताया कि जब टाइम मटेरियल गैप आ जाता लिक्विड से सॉलिड में, क्या बोल रहे हैं, है, तो इसमें टाइम गैप आ जाता भैया बोलिए। अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो क्यों ट्रांसफर होगा, और लेटेंट हीट रिलीज ही क्यों करेगा। लेटेंट हीट रिलीज करने के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट में आया है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन में
जब वो लेटेंट हीट रिलीज कर दिया, लेटेंट हीट इससे रिलीज हो रहा है, तो एट द एंड ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया, यानी कि इसका पूरा एनर्जी खत्म हो गया। इसी कारण से यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लिक्विड से सॉलिड। तो अभी हम था कि तुम्हारा लिक्विड से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सॉलिड में जब वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो तुमको पता है कि ऑब्वियसली फेस चेंज होगा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा, उसका जो ग्रेन्स का प्रॉपर्टी है वो चेंज होगा, मतलब उसका जो माइक्रो स्ट्रक्चर फीचर्स है वो चेंज होगा जब हम लोग उसको सॉलिड फेज में लेकर जाएंगे। लेकिन जब हम लोग उसको सॉलिड फेज में लेकर जा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग सॉलिड स्टेट भी उसमें तुमको कुछ कुछ फेज डिफरेंस दिखेगा। वो फेज हो सकता है कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फेज डिफरेंस हो सकता है कि वो कंपोजिशन का फेज डिफरेंस हो सकता है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण उसमें कुछ फेज में तुमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वो सारा फेज में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी हम लोग फेज डायग्राम में स्टडी कर सकते हैं। इसी हम लोग ये जो डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को फेज डायग्राम बोलते हैं। तो फेज डायग्राम बोलने के पीछे का भी यही रीजन था कि हम लोग फेज के बारे में भी स्टडी करते हैं। फेज एक तरह का क्या है, डिस्टिंक्ट स्टेट होता है। डिस्टिंक्ट स्टेट हो सकता है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है कि उसमें डेंसिटी डिफरेंस हो सकता है कि उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो सकता है कि उसमें केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट स्टेट आ जाएगा अचानक से। तो वो डिस्टिंक्ट स्टेट के बारे में भी अगर हमको स्टडी करना है, तो हम लोग उसका स्टडी फेज डायग्राम में कर सकते हैं। तो इसी कारण से इस डायग्राम को हम लोग फेज डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो फेज का मतलब समझ में आया क्या होता है? यस सर। कोई भी एलिमेंट अपना ट्रांसफॉर्मेशन तब तक करवाएगा जब तक उसका एनर्जी रिलीज नहीं हो जाता। ये लिक्विड स्टेट में आके रुका हुआ है एट द एंड, इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसके अंदर में अभी भी एनर्जी है, इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, लोअर एनर्जी में नहीं जा पा रहा है। लिक्विड जो है वो हायर एनर्जी रीजन है और सॉलिड जो है वो लोअर एनर्जी रीजन है। तो लिक्विड से सॉलिड में इसको ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमको इसको लोअर एनर्जी में करने के लिए इसके अंदर का जितना भी एनर्जी है उसको रिलीज होना पड़ेगा। तो वह एनर्जी को रिलीज करने के लिए क्या कर रहा है, अपना लेटेंट हीट को रिलीज कर रहा है। इसी कारण से इस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लग रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में होना चाहिए था, वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ समय के बाद हो रहा है। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ लिक्विड, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक तरह का पोटेंशियल है, ताकत है जो उसके अंदर में है। हमको इसका ताकत को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके तुम इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फेज डायग्राम का यही बेसिक मतलब है कि डिस्टिंक्ट स्टेट जिसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है, केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो हम लोग फिजिकल फेज डायग्राम में क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहला स्टडी जो फेज डायग्राम में हम लोग करते हैं, कि ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन, कंपोजिशन हम लोग यूज करते हैं एक्स एक्सिस में, टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं वाई एक्सिस में, ठीक है, एंड फेजेस।
ये 3 पॉइंट है, composition, temperature and phases, provide information about phase stability, phase which exist in equilibrium at any temperature and composition. इक्विलिब्रियम डायग्राम इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि हम लोग इसमें सिस्टम को एकदम नेचुरली टेम्परेचर को लूज करने देते हैं या कंपोजिशन देते हैं। फोर्सफुली करना है, जो भी करना है नेचुरली करना है। ऐसा नहीं है कि हम उसको अचानक से फ्रीजर में रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा, अचानक से उसको हम लोग एकदम हीट में लेकर चले जाएंगे तो हीट हो जाएगा। जो भी करना है नेचुरल, ठीक है, तभी जाके उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसके बारे में हम लोग, ये जो 3 चीज है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से फेज डायग्राम स्टार्ट करेंगे। और ये फेज डायग्राम जो है ऑलमोस्ट 1 वीक से 2 वीक, मतलब कि ऑलमोस्ट फेज डायग्राम चलेगा तब तक फिजिकल मेटलर्जी चलेगा। जिस दिन फेज डायग्राम खत्म होगा, फिजिकल मेटलर्जी उस दिन खत्म हो जाएगा। अभी से जब तक फेज डायग्राम चल रहा है तब तक मतलब फिजिकल मेटलर्जी कंटिन्यू हो। जिस दिन फेज डायग्राम में पॉइंट लगेगा उस दिन खत्म। तो अभी तक का क्लास में कोई दिक्कत है? समझ में आया फेज डायग्राम क्या मतलब कि बेसिकली फेज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन क्या, रोद्रिस क्या होता है, एटॉमिक साइज फैक्टर क्या होता है, रिलेटिव बैलेंस फैक्टर क्या होता है। एक टर्म था इंटरमीडिएट फेज, इसके बारे में हम लोग आगे भी स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताए हैं कि इंटरमीडिएट फेज जो होता है वो केमिकल कंपाउंड और एलिमेंट के बीच का, मतलब कि सॉलिड सॉल्यूशन के बीच का फेज को इंटरमीडिएट फेज बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल भी मैंने बताया, सीयू और एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फेज बन सकता है ड्यू टू केमिकल एफिनिटी ज्यादा होने के कारण। उसके बाद हम तुमको और क्या बताएं आज के क्लास में, सॉलिड सॉल्यूशन का 2। तो ह्यूमरोड्रिस रूल किसके लिए वैलिड है? सब्स्टिट्यूशन की इंटरस्टिशियल के लिए। सब्स्टिट्यूशनल सब्स्टिट्यूशनल के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक जी का स्टार्ट था, धीरे धीरे करके हम लोग और इसमें डीप जाएंगे। कल से हम लोग फेज डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे कि हम लोग फेज डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो फेज डायग्राम बनाने से पहले कल हम लोग थोड़ा सा ये एक बार और हम लोग कूलिंग कर्व और फेज डायग्राम दोनों साथ में चलेगा। और फिर जब फेज डायग्राम थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होने लगेगा तो लीवर रूल बताएंगे। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली लीवर रूल से पूछता है, ठीक है। तो फिजिकल मेटलर्जी में जनरली फेज डायग्राम से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल्स रहेगा, वो लीवर रूल से रहेगा, जो कि हम लोग फेज डायग्राम के ड्यूरिंग स्टडी करेंगे। तो अभी भी अगर स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, तुम लोगों का बैच का 3rd सेमेस्टर का, तो ज्वाइन कर सकता है। रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल रहेगा 1 वीक तक, तब तक वो ज्वाइन कर सकता है। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग सेशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन तो फिजिकल करके उसे बोले कि अभी ज्वाइन कर लो, आगे जाके ज्वाइन करने से नहीं रहेगा, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, भैया ठीक है। टर्मिनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? टर्मिनल सॉलिड सॉल्यूशन टर्मिनल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। भैया डेंड्राइट वगैरह अगला क्लास में होगा ना? डेंड्राइट डेंड्राइट ऑफ कोर्स, डेंड्राइट को छोड़े नहीं है, डेंड्राइटिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कूलिंग कर्व और फेज डायग्राम के समय ही पढ़ेंगे। सारा स्टडी जो करना है ना वो ड्यूरिंग फेज डायग्राम के समय पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट फेज भी फेज डायग्राम के समय पढ़ेंगे, सब फेज डायग्राम में आएगा, एक एक करके फिर से आएगा, इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ। दोनों को 2 बार बताना पड़ जाएगा। टर्मिनल भी एक तरह का होता है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब बता देंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है।